सहारा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आनंद विजय सिंह। बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। बिहार, तकरार और मनुहार, दो सीटों पर 30 अक्टूबर को होने जा रहे उपचुनाव में नतीजा भले ही 2 नवंबर को आएगा, लेकिन एक बड़ा उलटफेर पहले ही सियासी फिजाओं में आकार लेने लगा है। और यह कहानी है कांग्रेस और आरजेडी में तकरार और मनुहार की। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जेडीयू की 2 विधायकों की मौत से खाली हुई सीट पर गठबंधन के ही 2 साथी कांग्रेस और आरजेडी अब आमने सामने हैं, और न केवल आमने सामने बल्कि आर पार के मूड में हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने तो 2024 तक की तैयारी अकेले अपने दम पर करने की ठान ली है, तो आरजेडी ने भी इसलिए अपने उम्मीदवार उतार दिए क्योंकि 2 उपचुनाव में जीत हासिल कर आरजेडी जेडीयू और एनडीए गठबंधन को तो सबक सिखाना चाहती ही है, साथ ही 2020 विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर लड़कर 19 सीट जीतने वाली अपनी सहयोगी कांग्रेस को भी नसीहत देना चाहती है। लालू ने भी बुधवार की रैली में यह साफ कर दिया कि कांग्रेस को दोनों सीट क्या जमानत जब्त करने के लिए दे दें। प्रचार में दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार भी हो रहा है, लेकिन बिहार में कन्हैया की एंट्री ने आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री का आरजेडी विरोध जता रही थी। इससे आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण के साथ साथ ब्राह्मण और भूमिहार वोट बैंक के छिटकने का खतरा भी पैदा हो गया है। लेकिन यह माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान और आरजेडी सुप्रीमो फिलहाल गठबंधन को टूटने से बचाने को एक दूसरे की मान मनव्वल में जुट गए हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार में उपचुनाव हो रहा है, लेकिन इस उपचुनाव में दशकों पुराना गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो था, वो इन 2 सीटों की वजह से अब टूट की कगार पर है। कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि अब अलग हो गए हैं। आज चर्चा इसी पर, बिहार, तकरार और मनुहार। प्रदीप सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। इसके साथ ही बिहार की राजनीति हो रही है, बिहार की प्रमुख पार्टियों के नेता भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। ज्ञान रंजन जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, पटना स्टूडियो से, और हमारे साथ सारिका पासवान भी जुड़ रही हैं, आरजेडी की प्रवक्ता। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत नजदीक से बिहार की जो राजनीति है, उस राजनीति को वो समझते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। आज की इस चर्चा की शुरुआत जरा कांग्रेस से ही हम करना चाहेंगे। ज्ञान रंजन जी, पहला सवाल आपसे ही, क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन दशकों से चला आ रहा था एनडीए के खिलाफ, वो गठबंधन खत्म हो गया है, आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है? कांग्रेस इस बात की पुष्टि करती है आज की इस बड़ी बहस में? मैं जो गठबंधन पे सवाल है, इस सवालों पे हमारे माननीय अध्यक्ष मदन मोहन झा जी का स्टेटमेंट आ चुका है। हमारे जो बिहार के प्रभारी भक्तचरण दास जी हैं, उन्होंने भी ये क्लियरली कह दिया है कि नियर फ्यूचर में तो अभी गठबंधन नहीं होगी। और यहाँ तक इन्होंने कहा है, हम लोगों ने ये बोला गया है कि हम आने वाले लोकसभा में 40 सीटों पे चुनाव अकेले लड़ेंगे। तो ये स्वतः इन सब बातों से ये समझ आती है कि ये गठबंधन जो है अब नहीं रहा, नियर फ्यूचर में नहीं है, और ये गठबंधन अब नहीं रहा। इन दोनों में विरोधाभास ज्ञान रंजन जी नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल। मैं इसी बात को कहा तो कि इसके बाद मैंने ये भी कहा कि जो 40 सीटों में लोकसभा की चुनाव होंगे, उसमें भी हम अकेले लड़ेंगे। लालू जी कह रहे हैं कि सोनिया जी से बात भी हुई है। वो बातें बता रहा हूं जो हमने आधिकारिक तौर पे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत बताया था, और हमारी पार्टी की जो स्टैंड है उसको बातें बताई मैंने आपको। और ये हम इस पे जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है, उस निर्णय पे हर एक कार्यकर्ता शुरू से ही मानता है और हम खड़े हैं। और हम शीर्ष नेतृत्व की इस बात को लेके हम अपनी 40 जो लोकसभा है उसमें हम अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। और
इस चुनाव से ही आप देखेंगे कि जिस दमखम बल से हमने अपनी लड़ाई लड़ी है दोनों सीटों पे, वो आपको महसूस हो गया होगा कि हम सच में इस चीज को बड़ी गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं। चलिए, बहुत गंभीरता क्योंकि पूर्वक गठबंधन कांग्रेस धर्म इस का सीट को पालन- ले रही है। सारिका जी, अब गठबंधन नहीं है, आगे क्या होगा ये तो आगे की बात है, लेकिन इस उपचुनाव में गठबंधन नहीं है, फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है। इसका असर क्या आरजेडी पर, जो वोट बैंक है, बेसिकली तो कांग्रेस के साथ वोट बैंक के लिए ही लड़ी थी, गठबंधन बनाई थी आरजेडी, तो उस पर भी असर पड़ेगा? इस चुनाव में भी दिखेगा वो असर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारा गठबंधन था जो वो 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए था, और सब जानते हैं कि बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को 70 सीटें दी गई। 70 सीटें में महज 19 सीटें वापस जीत करके आए ये लोग, और ये बहुत बड़ा कारण, मेजर फैक्टर रहा कि आज हम सत्ता से दूर हैं। अब चूंकि 2 सीटों पे बाय इलेक्शन हो रहा था, हमारी प्रायोरिटी थी कि वो 2 सीटें जीत करके हमारे हिस्से में आए। और देखने वाली बात है कि जब कांग्रेस भी महागठबंधन का हिस्सा है, तो वो 2 सीटें जब राष्ट्रीय जनता दल जीतती तो उन्हें भी फायदा होता, लेकिन बजाय इसके उन्होंने अपने प्रत्याशी को वहां खड़ा करना उचित समझा। अच्छी भी बात है भाई, लोकतंत्र में हर कोई स्वतंत्र है, चाहे वो पार्टी हो चाहे व्यक्ति हो, वो अपने गठबंधन के साथ या गठबंधन के बाहर वो खड़ा हो सकता है। और ये निर्णय चूंकि माननीय तेजस्वी यादव जी ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात करके पहले ही क्लियर कर दिया था कि दोनों जगहों पे हम अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। बावजूद इसके कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, 30 तारीख को यह निर्णय हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस की जमीनी पकड़ उन 2 जगहों पे कितनी है और राष्ट्रीय जनता दल जो दावा कर रहा है उसमें कितनी हकीकत है। बस महज 2 दिनों की बात है। 30 तारीख को वोटिंग है, 2 तारीख को काउंटिंग है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही बात तो एनडीए के नेता कह रहे हैं कि वो हमारे से थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है और कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ लड़ रही है। ये भी हम आपसे दोनों लोगों से समझेंगे, लेकिन जो ये महागठबंधन का ये पार्ट है, जरा इसको हम संजय जी से भी समझना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम प्रदीप जी के पास आएंगे भारतीय जनता पार्टी को से सवाल लेकर। संजय जी, क्या यही माना जाए कि 2 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है और इसमें बात नहीं बनी इसलिए गठबंधन टूट गया? यही है, दशकों पुराना गठबंधन एक झटके में सिर्फ 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर टूट जाए, ये माना जाए, या कुछ और बात है? नहीं, पहले भी इस तरह की चीजें होते रही है, ये नूरा कुश्ती है। और 2009 में भी ये कांग्रेस साथ में नहीं लड़ी थी, 10 में भी नहीं लड़ी थी। उसके पहले भी 2000 में जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय कांग्रेस ने समर्थन दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है। हाँ, बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने जरूर ये दबाव बनाया था कि कुशेश्वर स्थान सीट पर हमारी दावेदारी बनती है, चूंकि वो हमारे रनर रहे हैं। राजद तैयार नहीं हुई, कही कि नहीं, हम आपको ये सीट नहीं देंगे। लेकिन तय कौन करते हैं? ठीक है, स्टेट यूनिट जो बोल ले, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी तय करेंगे ना कि हमारा आरजेडी के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा। ठीक है, भक्तचरण दास जी कह रहे हैं कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन जो जानकारी मीडिया में आई वो आई कि सोनिया गांधी जी ने बजाबते फोन कर करके लालू प्रसाद जी का स्वास्थ्य का हालचाल पूछा। लालू जी ने इस बात को बताया भी कि हाँ, हम लोगों में बात हुई है। लालू जी भी दूसरे दिन आकर के कहते हैं कि अगर एक मजबूत विपक्ष के तौर पर देश में कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो ठीक है, बाई इलेक्शन में जो हो जाए, दावेदारी जितनी करने, लेकिन फिर जब स्थिति बनेगी तो फिर ये लोग नजदीक आएंगे। और आकर के, चूंकि केंद्र में भाजपा है, तो भाजपा को कैटर करने के लिए आरजेडी कांग्रेस के साथ जाएगी और कांग्रेस को भी आरजेडी की जरूरत होगी, चूंकि हिंदी पट्टी में लालू प्रसाद जी एक स्थापित फेस हैं, लालू प्रसाद जी एक स्थापित चेहरा हैं। इसलिए मजबूत विपक्ष की अगर कांग्रेस अगर कल्पना करती है तो उसमें आरजेडी को इग्नोर करके कांग्रेस चलेगी, ऐसा मुझे दिखता नहीं है। और आरजेडी भी को भी लगता है कि हम राज्य स्तर पर चाहे जितना अपने को मजबूत दिखा लें,
कह ले कि हमारी जमीन है, हमारे लोग हैं, हमारे पास वोट बैंक है, हम सामाजिक समीकरणों को साधते हैं, आप हमारी फसल काटते हैं। लेकिन नेशनल प्रोस्पेक्ट में कांग्रेस की ताकत जो 200 सीटों पर सीधे सीधे, चाहे जो भी पार्टी सत्ता में हो, 200 सीटों पर जिस तरह से परफॉर्म करती है कांग्रेस, आरजेडी भी उनसे बाहर नहीं जाएगी। इसलिए बाई इलेक्शन का परिणाम आ जाने दीजिए, धीरे धीरे चीजें, ये जो एक तनाव का वातावरण दिख रहा है दोनों पार्टियों में, वो डाइल्यूट होगा और फिर सेकुलर ताकतों को हराने के लिए कांग्रेस और आरजेडी एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, अब जरा भारतीय जनता पार्टी को इस चर्चा में लाते हैं। प्रदीप जी, जरा ये बताइए, ये तो उन लोगों का अपना मामला, महागठबंधन में कौन है कौन नहीं है, लेकिन अगर आरजेडी की ताकत मजबूत होती है इस चुनाव में, लालू प्रसाद का इफेक्ट अगर इस चुनाव में दिखाई देता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मुश्किल होगी ही, एनडीए के लिए आने वाले वक्त में मुश्किल होगी। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को ना हल्के में लेती है और ना ही उसको बहुत घबरा जाती है। हम समाज की सेवा करते हैं और समाज उसका उत्तर देखता है। अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, सोनिया जी ने लालू जी से हालचाल पूछा, फिर उन्होंने हालचाल का जवाब दिया, फिर अगले दिन कुछ और स्टेटमेंट दिया। ये टेम्पररी जो इवेंट होने वाला है या उसके उपचुनाव जो होने वाला है, अपनी अपनी हाजिरी मार्क करने के लिए, प्रेजेंट प्लीज करने के लिए ये सारा कार्यक्रम है। ये सिवाय मैनेजमेंट के कुछ नहीं है। उनकी धरातल उनको पता है, उनकी धरातल, उनका धरातल पे वो क्या है दोनों को पता है। आपने कहा कि बीजेपी की लड़ाई हमसे कहाँ है, शुरू में आपने बोला था, तो हम भी उसी को अब आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर कॉर्नोलॉजी समझी जाए तो लालू जी 2009 वाले जब इलेक्शन हो गया था और यूपीए की सरकार बनी थी सोनिया गांधी, जिसमें जो है चेयरपर्सन थी या जो भी बड़े ओहदे पे थी, तो एक 2-4 दिन बाद स्टेटमेंट आया कि अरे भाई नहीं सहयोग करना है, कोई बात मत करिए, लेकिन आप बदनाम वो बेइज्जत क्यों करते हैं मीटिंगों में बुला करके, कोई भाव नहीं देना। फिर उसी तरह से ये क्रम आगे बढ़ता गया। कांग्रेस के शासन में ही लालू जी पे सब जो है आरोप प्रत्यारोप, जो कि बाद में सच साबित हुए, लगे। इन्हीं का शासनकाल था जब मुकदमा हुआ, सीबीआई के पास केस गया, इन्हीं का शासनकाल था जब ये जेल भी हुआ। तो ये जो छोटी मोटी जो है ना, एक डाल से दूसरे डाल पे पॉजिटिव मैसेजेस भेजना, ये केवल चुनावी स्टंट है, इसका कुछ निकलने वाला नहीं है। इसका एक और फैक्टर ये है कि कन्हैया कांग्रेस में आ गए हैं और जो वोट बैंक का जो मैनेजमेंट है उस पर भी इसका असर पड़ेगा, और अगर असर पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान होगा। कन्हैया कुमार जी जो है नक्सली विचारधारा छोड़ करके कांग्रेस में आ गए है। कांग्रेस और इन जो नक्सली हैं, शहरी नक्सली, इनका बहुत पुराना संबंध रहा है। क्या कम्युनिस्ट पार्टी को आप नक्सली मानते हैं? सारा संसार उन्हें नक्सली मानता है। तो फिर चुनाव वो लड़ते हैं, आप सत्ता में हैं, चुनाव आयोग से उनकी मान्यता रद्द करा दीजिए। अरे हर बार प्रयास होता है। ऐसे देखिए समाज में इनकी सीट कितनी बची है, मैं बताता हूं, टिप्पणी नहीं, लेकिन है ना कि अब वो जो चुनाव लड़े कन्हैया 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2 लाख 70 लाख के करीब वोट भी लेकर आए वो। जी, पर वो जीते नहीं, ठीक है, अभी कई जगह हारे, लेकिन देश की 2,70,000 के करीब वोट था। सर जब इलेक्शन इस तरह का सेलिब्रिटी स्टेटस वाला हो जाता है तो कन्हैया कुमार भी जो है ना लिटियंस मीडिया में एक सेलिब्रिटी की तरह से ट्रीट किए जाते हैं। तो आइए आता हूँ आपके पक्ष पे। और जब केवल 2 ही पार्टियां वहां पे मजबूती से लड़ रही हो तो ये वोट मिलना, जीतने वाले को तो निश्चय ही 2,70,000 से ज्यादा वोट मिले रहे होंगे। तो वहां पर आरजेडी भी थी और उसे भी करीब 2 लाख वोट मिले थे, जबकि इससे पहले 2014 के चुनाव में आरजेडी लड़ी थी बेगूसराय में, तो सीपीआई का समर्थन था और सिर्फ 60,000 के आसपास वोट मिले थे। जी, ये भी एक फैक्ट है जी। डेटा मेरा कहने का है कि जो कन्हैया कुमार का फैक्टर है, वो फैक्टर अगर सफल होता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में तो वो सेंध लगाएंगे ना, लगा सकते हैं, वो उन्हीं के वोट बैंक से सेंध लगा कर कांग्रेस में जाएंगे। जिस क्षेत्र से कन्हैया कुमार आते हैं या संपूर्ण बिहार की अगर देखा जाए तो बिहार की जनता पहले जो 10 साल का लालू जी का शासन था उसमें झेल चुकी है। आने वाले उसके निर्णय हमेशा बिहार के हित में होंगे और कन्हैया कुमार जी की असलियत पूरा बिहार जानता है, कांग्रेस की असलियत बिहार जानता है और लालू जी की असलियत बिहार जानता है। असलियत तो ये भी थी कि जो 2020 का चुनाव हुआ था उसमें सिर्फ 15 सीटों का ही अंतर है बहुमत से, महागठबंधन का और भारतीय जनता पार्टी एनडीए। फाइनल मैच जीतने वाले को जनता याद रखती है, सेकंड रनर अप कौन था या सेकंड कौन आया उसको कौन याद रखता है। यही चीज कि आप कहां थे और कहां आ गए।
कहां 2/3 जीतती थी एनडीए और कहां अब 15 सीटों का ही अंतर है, और वो कब गिर जाए कब नहीं गिर जाए ये स्थिति वाली हो गई है। देखिए सर, आप स्वतंत्र हैं सर कि इसको कब गिर जाए कब नहीं, वो लोग कह रहे हैं, उसमें डर रहता है ना, क्यों? डर तो है ही ना। हमने सर शुरू में अब मान लीजिए कि 2 सीट अगर बीजेपी एनडीए हार जाती है, जेडीयू के हार जाते हैं, तो फिर ये मार्जिन भी कम होगा, लालू यादव कह ही रहे हैं। सर रिजल्ट आने दीजिए, पता लग जाएगा। ठीक है, रिजल्ट बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, बिहार की जनता सब सच्चाई जानती है। वही इस देश में अभी एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि देशभक्ति में अभी कुछ इंसिडेंट हुआ, वहां बिहार और यूपी के लड़कों ने कमाल दिखाया और देशद्रोहियों को उनका सबक सिखाया। तो बिहार की जनता इतनी जल्दी से बदलने वाली है और इतनी जल्दी देश प्रेम बदलाव तो सोच में जरूर दिखा है, और ये 2020 के चुनाव में तो वो उसका रिजल्ट तो परिणाम तो दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है सारिका जी आपसे कि, और ज्ञान जी आपसे भी, दोनों लोगों से ये सवाल कि आप लोग बीजेपी से या एनडीए से, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार से लड़ रहे हैं, या कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल एक दूसरे से दोनों एक लड़ रहे हैं? सारिका जी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं यहां क्लियर कर दूं, उन 2 सीटों पे जो बाई इलेक्शन की 2 सीटें हैं, हमारी सीधे की सीधी लड़ाई एनडीए से है, कांग्रेस से हमारी कहीं लड़ाई ही नहीं है। ये शीर्ष नेतृत्व ने भी क्लियर किया है, और मैं भी इस बात को क्लियर हूं कि हमारे अभी जो इंपॉर्टेंट जो है वो महागठबंधन में जाना चाहिए। महागठबंधन ना कल टूटा था, ना आज टूटा है, ना आगे। महागठबंधन जो है ना, उसमें कई पार्टियां हैं, एक पार्टी से महागठबंधन नहीं बना है। मैं प्रवक्ता जी को याद दिलाना चाहूंगी कि 2015 में गठबंधन में जेडीयू जो है ना वो महागठबंधन का हिस्सा था, और उस टाइम में 71 सीटें आई थी हमारे साथ जब वो गठबंधन में थे। तो गठबंधन ऐसा है ना कि लोकतंत्र में कब किसके साथ बन जाए, किसके साथ टूटे, कोई जानता। ठीक है, कब किसके साथ बन जाए, ये आपने एक बहुत सही बात कही है। ये भारतीय राजनीति की अभी की तस्वीर है। क्या कन्हैया फैक्टर इस गठबंधन के लिए जिम्मेदार माना जाए, या हो सकता है, या है? संजय जी। नहीं, निश्चित रूप से एक फैक्टर है, क्योंकि आरजेडी की पसंद कन्हैया नहीं है, और कांग्रेस ने कन्हैया को जब एंट्री कराई थी, और कहीं से वो इल्जाम भक्तचरण दास पर भी, भक्तचरण दास जी ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि तेजस्वी भी जो है युवा चेहरा है, कन्हैया भी एक युवा चेहरा है, और कन्हैया बड़े धारदार तरीके से अटैक करते हैं चीजों को। तो कांग्रेस को यह लगा कि एक वैसा चेहरा जो सीधे सीधे एनडीए को टारगेट कर सके, अटैक कर सके, इसलिए कन्हैया अगर टीम में आते हैं तो हम ठीक है इसको करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा पिछले चुनाव में जब जेडीयू कांग्रेस में गठबंधन था, कन्हैया के साथ कहीं तेजस्वी मंच शेयर नहीं कर, किसी भी चुनावी ये दौरे में आपको नहीं। तो की एंट्री जो था वो असहज तो किया था आरजेडी को, और कहा जा रहा है कि जो एक अंदर से जो एक तनाव वातावरण जो विकसित हुआ दोनों के बीच में, जो सहज नहीं, उसमें कन्हैया महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। ये हाँ ज्ञान जी बताएं। आनंद जी, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं जो आपने मुझसे पूछा था कि हमारी लड़ाई केंद्र में बैठे हुए जो हमारे एनडीए की सरकार है बिहार में, उससे लड़ रहे हैं। लड़ाई का मुद्दा क्या है? महंगाई। सरसों तेल का आप दाम देख लीजिए, 250 लीटर। अगर जो हमारे बिहार में जो डेली वेजेस कमाने वाले हैं, जो 250 से 300 रुपए कमाने वाले, क्या वो सरसों का तेल, दूध का पैकेट खरीद सकते हैं? क्या अपने बच्चों को पोषण दे सकते हैं? महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमत देखिए। वहां पे आप जाइए, सड़कों पे जाइए, त्राहिमाम मचा हुआ जनता के बीच में, और सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। हमारी लड़ाई जन के साथ जुड़ी हुई है, लोगों के लिए में लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी खड़ी है उनके लिए। लड़ाई यहाँ ये नहीं है कि किसी दल से लड़ना है, लड़ाई लेकिन चुनाव में तो रिप्रेजेंट करते हैं, जनता के लिए हम आते हैं। चुनाव में तो दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, और ऐसे जनता के बीच सड़क पर मुद्दों के आधार पर लड़ाई होती है, लेकिन मुद्दों पर आधारित लड़ाई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन चुनाव में तो आप लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सवाल कि अगर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं तो क्या आपको इतना विश्वास है कि आप उस आरजेडी के बगैर जीतने का मादा बिहार में रखते हैं? ज्ञान रंजन जी।
देखिए आनंद जी, मैं इन सवालों को सीधा सीधा जवाब देता हूं कि हम अगर गठबंधन, मैं सीधा सीधा आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम लड़ रहे हैं, दमखम से लड़ रहे हैं और मादा रखते हैं। रिजल्ट जो भी हो, हमने अपनी ताकत लगाई है। अगर हमें लगता है कि हम लड़ सकते हैं तभी हम लड़े हैं। अगर ये सिचुएशन उभरा ही क्यों? एक होता है बताना, एक होता है बातचीत करके डिसीजन लेना, एक होता है इंफॉर्मेशन शेयर करना। अगर हम मीडिया में आके बोलते हैं कि हमने अपने, राजद ने कहा कि हमने वहां पे अपने कैंडिडेट दे दिए कुशेश्वर स्थान से, कुशेश्वर स्थान से हमारी परंपरागत सीट है, अशोक राम जी हमेशा वहां से लड़ते हैं और मात्र 6000 के मार्जिन से हारे थे। और रही बात स्ट्राइक रेट की, स्ट्राइक रेट का आप देखो 2009 से लेकर अब कांग्रेस कहां कम रही। लोग पिछले लोकसभा की बात कर लो, 40 के 40 में से सिर्फ एक सीट जीता, तब कांग्रेस ने जीता। तो स्ट्राइक रेट की कैसे बात हो सकती है? ये सारी बातें, यहां विचारधारा की लड़ाई है। जिस स्वरूप से महागठबंधन का स्वरूप दिया गया था, जिस लड़ने के लिए महागठबंधन की इजाद की गई थी, उस इजाद के लिए हमें लड़ना कि एक सीट के लिए हम बैठ सकते थे, बात कर सकते थे। इसी स्वरूप को कहीं ना कहीं एक सीट के लिए राजद ने ये स्टैंड पीछे किया, यानी कहीं उनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो छुपा रहे हैं और अपनी एक सीट के लिए, उस सीट से सरकार बना सकती है राजद? सीधी सी सवाल है। सीधा सा सवाल यह भी है सारिका जी कि धारा का क्या बिना कांग्रेस के आपके पास जो बाकी जो महागठबंधन की बात आप कर रही हैं, महागठबंधन में ठीक है 2015 में जेडीयू था, कांग्रेस भी थी, 2020 में कांग्रेस थी, एक बड़ी पार्टी थी, लेकिन बाकी जो दल हैं वो छोटे छोटे दल हैं। कांग्रेस के नहीं रहने से आरजेडी अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़कर जीतकर सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। ये एक बड़ा सवाल है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैंने पहले ही बोला कि 2 सीटें जीतना है। वैसे भी हम पक्ष में हैं, सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन वो 2 सीटें जो हैं वो अपने पक्ष में लेकर के जरूर है कि आरजेडी जो है और मजबूत होगा। ये भी कहा जा रहा है सारिका जी, ये भी कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार से घबराकर अब आरजेडी ने कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए अलग अपना उम्मीदवार उतारा है, उसकी कांग्रेस को उसकी औकात दिखाने के लिए। जाने क्यों इस बात को इतनी महत्वपूर्ण क्यों बताया जा रहा है। आरजेडी बिहार में रीजनल पार्टी जो है वो इतनी स्ट्रांग है, इसका परिचय इसके चुनाव में आपने देखा है। पार्टी है, अगर वोटों के प्रतिशत भी आप निकाल के देख लीजिए और महागठबंधन में महज 15,000 वोटों का फर्क है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल का जमीन वजूद कितना महत्वपूर्ण है और कितना मजबूत। चलिए, तेजस्वी यादव जी की जनसभाएं अभी आपने देखा होगा, माननीय मुख्य हमारे लालू जी का जनसभा, अपार लोगों का प्यार, लोग देखने के लिए। ठीक है, जरा प्रदीप जी ये बताइए कि अब आपके प्लेयर्स कम होते जा रहे हैं, मतलब गठबंधन में आपके साथ हैं, चिराग निकल गए हैं, चिराग को लेने के लिए अब आरजेडी या वो जो दूसरा खेमा है वो आतुर है, अगर उधर वो चले जाते हैं तो बिहार में जिस तरह से मजबूती दिखाई दे रही है, नीतीश जी कमज़ोर हो गए हैं और उनको बहुत बड़ा डेंट चिराग ने दिया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, जिससे कि सीटों की संख्या कम हुई है, ये भी एक फैक्ट है। और कांग्रेस जब अपने आप को अकेले चलकर मजबूत करने की स्थिति में आ रही है या उस स्थिति में जा रही है, तो आपके पास तो कांग्रेस का ही वोट बैंक आया और आप मजबूत हुए कांग्रेस से। ऐसे में कांग्रेस उस वोट बैंक को खींचने की कोशिश लगातार कर रहा है, आपसे चिराग भी अलग हो गए। सर देखिए, चिराग जी पे तो बाद में चर्चा कर लेंगे, मैं बता देता हूं जो मैं कहना चाह रहा था कि चिराग जी अपने पहले घर की परेशानी से परेशान हैं, उनको भी थोड़ा स्टेटस को मेंटेन करने दिया जा रहा है। वो निकल के आएंगे, वो वापस मजबूत होके आएंगे और वो हमारे पास ही आएंगे, उनको कहीं और जाने की जो है दिख नहीं रहा है। बहरहाल मैं कुछ जब तक ये भाई साहब लोग बोल रहे थे, मेरे दिमाग में बात आ रही थी, कभी कभी बहुत बड़े स्टार खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो टीम के फाइनल मैच को हरवा देते हैं, ये इतिहास गवा रहा है ऐसा। सामान्य खिलाड़ियों की टीम हमेशा जीतती रही है और जो स्टार रहे, हमेशा से टॉप परफॉर्मर रहे, वो हारते ही हैं। तो जो एक नए घोड़े पे जो दाव खेला है कांग्रेस ने। स्टार कौन है? अरे स्टार, मैं तो एक वो बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा था, वो तो मैंने एक नजीर पेश की। अब जो नए घोड़े पे दाव खेला जा रहा है, आप मेरी सांकेतिक भाषा बुझिए, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा या उनको कोई अपशब्द नहीं कह रहा किसी भी कार्यकर्ता को या किसी को भी।
समय बताएगा। आपने कहा कि हमारे कार्यकर्ता जो है कांग्रेस से की बात करें, वो भी एक लुक था। सर आवाज कट गई, मैं सुन हाँ, नहीं ठीक है, पाया। आप बोलिए, आप मैं पूरा कर हाँ, लेता हूँ। बोलिए। मैं पूरा कर लेता हूँ। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है ना, बड़ा मजबूत है। हमें हमारे आधार की चिंता नहीं होती, क्योंकि हमारे आधार पे जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो खिसलने या फिसलने वाले वही नहीं आपके वहां भी दिखाई दे रहा है। जैसे नीतीश कुमार जातीय आधारित जनगणना पर बीजेपी को समय समय पर आड़े हाथों लेते आते देखिए हैं। वो कम्युनिकेशन हुआ था, जब उनको समझाया गया तो वो ठीक है। समझ गए। वो कम्युनिकेशन गैप था, वो समझ गए। बाद में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्लियर हो गया मामला। ठीक है, ये स्थिति है। और ये अभी जो गठबंधन का दौर चल रहा है, इस गठबंधन के दौर में कांग्रेस और आरजेडी इस उपचुनाव के जरिए अलग अलग हैं, लेकिन इसके क्या मायने निकल कर आएंगे, भविष्य में क्या होगा, ये इस उपचुनाव के बाद जब नतीजा 2 तारीख को आएगा तभी पता चल पाएगा और उसी समय स्थिति और तस्वीर स्पष्ट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज प्रदीप सिंह जी, ज्ञान रंजन जी, सारिका पासवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में हिस्सा बनने के लिए। आज की बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए खबरों के साथ, चलते रहिए सहारा समय के साथ। सहारा।